ओके, हमारे पास में देखो अभी टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर आरओसी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे। काफ़ी बार हमने देखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है एंड काफ़ी बार जो है ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड लाइन में मूव करता है। ठीक है, तो अगर कर्व्ड लाइन में मूव करता है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निकाल सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बनती कब है या फिर कर्व्ड मोशन कब होती है। स्ट्रेट लाइन में मोशन जो है वो होने के क्या रीजंस है बेसिकली, और कर्व्ड लाइन में मोशन होने के क्या रीजंस है। अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है यहाँ पे और जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स एंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो या तो पैरेलल हो जाए, ये फोर्स लग रखा है लेटर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में, बट जो फोर्स लग रखा है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर भी ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगी। इसमें यू टर्न लेने के चांसेस है, पार्टिकल जो है रिटार्ड होगा और कुछ टाइम बाद में यू टर्न लेके वापस स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये जो ना आप मोशन अंडर ग्रेविटी में देख सकते हो, जब 1D मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग कंसिडर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप जो है वो स्ट्रेट ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से ऊपर जाता है और कुछ टाइम बाद में ये वापस आ जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि फोर्स जो है या फिर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल या तो वेलोसिटी के अलोंग हो या फिर वेलोसिटी के एंटी पैरेलल हो या फिर अपोजिट हो, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। अगर दूसरा कोई भी केस है तो वी विल से दैट इट विल बी अ कर्व्ड मोशन, बेसिकली कर्व्ड लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव करेगा। तो यहाँ पे जो है इसकी अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन का कोई ना कोई जो एक कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर होगा बेसिकली। इसको ना ए परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि देर कैन बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल, बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा, उसी वजह से कर्वेचर आ रहा है। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। तो अगर आपको यहाँ पे रेडियस देखनी है, जैसे मान लो आप जो है वो यहाँ पे एक आप इस ट्रेजेक्ट्री को कंसिडर करते हुए एक आप सर्कल ड्रॉ करो तो उसकी रेडियस क्या होगी बेसिकली। तो अगर रेडियस की यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे ए परपेंडिकुलर जो कुछ भी है उसको आप ऐसे ट्रीट करो जैसे ये सेंट्रीपेटल फोर्स हो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो। तो आप सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो v²/r। यहाँ पे अगर r निकालोगे ना तो r जो हो जाएगा वो हो जाएगा v²/a परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ना रेडियस जो है वो इसको फाइंड आउट करने का ये तरीका है। इससे पहले वाले जो है अगर हम लोग टॉपिक पे चले जाएंगे ना जिसमें आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी, यहाँ पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको लेने थे, बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आपको आरओसी निकालना है तब आपको एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने पड़ रहे हैं। अगर इमीडिएटली अगर हम लोग एक क्वेश्चन पिक कर लें यहाँ पे, तो क्वेश्चन में लेटस से कि एक पार्टिकल है और वो जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब मान लो एक्सेलरेशन इसके ऊपर जो है वो लग रहा है और वो कुछ इस टाइप से लग रखा है यहाँ पे, और इसको मैं बोल दूँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस टाइप से लग रखा है। ठीक है, और एंगल भी कंसिडर कर लेता हूँ सो दैट जो है वो हम लोग कंपोनेंट निकाल पाएँ। ये 37 डिग्री है लेटर से। तो अगर जो है वो एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट में निकालूँ यहाँ पे ये, तो ये आ जाएगा 5 sin 30, इजंट इट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि ए परपेंडिकुलर जो है वो आ जाएगा 5 sin 37, या फिर आप 3 बोल सकते हो। तो अगर आप r की बात करोगे विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ना ये जो पार्टिकल है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमको दिया हुआ है 10 है, बट इसका जो पाथ है वो कुछ कर्व्ड लाइन के अलोंग होगा, और इस पाथ का जो रेडियस है वो आप बोल सकते हो v²/a परपेंडिकुलर। v² का मतलब 10 का स्क्वायर, a परपेंडिकुलर का मतलब 3 है, तो ये कुछ 33.3 मीटर जो है दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करते हो बेसिकली, तो मोशन अंडर ग्रेविटी है बेसिकली यहाँ पे, और मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको पता है कि ग्रेविटी जो है ना वो एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ग्रेविटी जो है ऐसे लग रखा है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप बात करोगे तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लग रखा होता है। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है उसका पाथ पैराबोलिक है, सर्कुलर तो है नहीं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। मान लो हम लोग ना हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो है वो निकालने की ट्राई करें कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी या फिर स्पीड का वैल्यू कितना है। तो स्पीड का वैल्यू आपको पता है कि अगर जो है वो यहाँ पे पार्टिकल को u स्पीड से हमने थ्रो किया है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेसिकली वो हो जाएगा u cos थीटा। ठीक बात है, u cos थीटा। अब u cos थीटा जो है थ्रू आउट द मोशन चेंज होता नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स टू चेंज द u cos थीटा। तो हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आ गई और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है तो हमको कंपोनेंट करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप ROC जो है वो निकालो, यहाँ पे ROC का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप मोस्ट पॉइंट ना, टॉप पॉइंट में लिख देता हूँ शॉर्ट में, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो आपके पास में जो है वो R आप निकालोगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। तो v जो है ना उसको आप बोल सकते हो u cos थीटा एंड इसका स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर का वैल्यू g है। तो आपके पास में r का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे समझ में आ गया कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना है। बिकॉज इट इज ए पैराबोलिक पाथ तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। सो विल सी दैट अगर जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हम लोग बात करें तो हम आपको समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये पैराबोलिक जो है वो लाइन है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आपको जी जो है ना वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है नहीं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ओमेगा निकालते टाइम वेलोसिटी के आप कंपोनेंट करते हो, बट आपको ROC निकालना है तो आपको जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो एक्सेलरेशन के अगर आप कंपोनेंट करोगे तो एक्सेलरेशन के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे। एक तो जो है वो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि एक तो जो है वो वेलोसिटी के अलोंग होगा, इसको आप जो है वो g साइन थीटा बोल सकते हो, एंड एक होगा परपेंडिकुलर, बेसिकली परपेंडिकुलर को आप जो है वो g cos थीटा बोल सकते हो। ठीक बात है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ना वो g cos थीटा होगा बेसिकली। ये आप इंक्लाइन से भी आपको पता ही है, इंक्लाइन में मैंने जो है वो ये चीज़ें रटवाई है आपको कि इंक्लाइन के अलोंग जो है वो g साइन थीटा होता है और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जो है वो g cos थीटा होता है। तो ये देखो थीटा वगैरह कुछ इंक्लाइन जैसा ही दिख रहा है हमको, नहीं? तो g cos थीटा जो है ना वो यहाँ पे क्या है गाइस, a परपेंडिकुलर है। अगर आपको जो है वो ROC निकालना है, ROC एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैं शॉर्ट में POP लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप R निकालोगे यहाँ पे, इसको मान लो मैं R नोट बोलता हूँ, इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। तो इट विल बी v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो वेलोसिटी कितनी है या फिर स्पीड कितनी है तो हम लोग कंसिडर करेंगे u है, तो u का स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा g cos थीटा। तो r नोट का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। ये इनिशियल जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एंड अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप निकालोगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g, विच सिंपली मीन्स कि जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रही है। तो ठीक बात है, यहाँ पे ROC ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अभी तो यहाँ पे 2 पॉइंट का आपको निकल गया, तो उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे ना हमारे पास में प्रॉब्लम है टर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन हॉरिजॉन्टल रोड्स। तो हॉरिजॉन्टल रोड पे जो है वो अगर व्हीकल टर्न करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन हो रही है। जैसे मान लो देखो ये कार जा रही है, यहाँ पे ये कार जो है वो इस रोड पे टर्न करते हुए जो है वो वापस यू टर्न लेके जा रही है। तो हम लोग किसी भी एक व्हीकल को पकड़ रहे थे, एक कार को हम लोग पकड़ लेते हैं। ये जो है वो मान लो यहाँ पे ये जो कार है ये अब यहाँ से जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो सर्कुलर पाथ के लिए गाइज क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको समझ में आ रहा है कि सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है और वो कितना होता है mv स्क्वायर अपॉन r। तो r जो है ना उसको तो आप बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बेसिकली रेडियस ऑफ सर्कल है, इसको आप बोल सकते हो ये r है। ठीक है, यहाँ पे आपको येलो जो राउंड दिख रहा है बेसिकली वो इस सर्कुलर पाथ को अगर आप कंप्लीट करोगे तो इस टाइप का जो है वो पाथ दिखेगा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पाथ है यहाँ से यहाँ पे जो यू टर्न वाला पाथ है उसका जो रेडियस है बेसिकली वो रेडियस जो है वो r है। ठीक बात है, तो यहाँ पे जो है कैपिटल R हमने रिप्रेजेंट करा है तो आप कैपिटल R लिख दो, तो ये आ जाएगा कैपिटल R।
अब क्वेश्चन ये है कि देखो ये सेंट्रीपेटल जो फोर्स है ये प्रोवाइड कौन करेगा, ठीक है, प्रोवाइड कौन करेगा। यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन तो वर्टिकली अपर डायरेक्शन में लगेगा, आपको देखो यहाँ पे इस यूटर्न वाली रोड का टॉप व्यू दिखाया हुआ है। तो ये जो कार है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर की डायरेक्शन में, मान लो यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है तो सेंटर की डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए, और वो जो फोर्स है उसको फोर्स बोलते हैं हम लोग FC या फिर सेंट्रीपेटल फोर्स। FC कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा गाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग कंसीडर करें कि मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है कार के टर्न लेने की, मैक्सिमम स्पीड के लिए मैक्सिमम सेंट्रीपेटल फोर्स भी अवेलेबल होना चाहिए। तो हम लोग कंसीडर करेंगे जितना सारा जो यहाँ पे हमारे पास में फ्रिक्शन अवेलेबल है वो सारा ही लगा देते हैं। तो म्यू एन ये जो है फ्रिक्शन लग जाएगा, और ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा गाइज, तो हम लोग कंसीडर करेंगे सेंटर की डायरेक्शन में लगेगा, और इसको आप बोल सकते हो mv² ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है, तो क्योंकि देखो ओरिजिनल रोड है तो n का वैल्यू mg के इक्वल होगा, आपको पता ही है ना। तो आप इसको बोल सकते हो कि म्यू mg इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ पे देखो v जो है ना वो कार की स्पीड है, m कार का मास है बेसिकली, g एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे उसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये वो मैक्सिमम स्पीड है, यहाँ से है ना स्पीड का वैल्यू मिलेगा हमको। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यह जाएगा म्यू जी आर इज इक्वल टू v², या फिर v का वैल्यू आप बताओगे तो यह जाएगा √ऑफ म्यू आर एंड जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम वैल्यू है जिससे कार जो है वो टर्न कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड से कार टर्न करने की ट्राई करेगी तो फ्रिक्शन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये स्लिप हो जाएगी इस रोड से, ऑफ रोड चली जाएगी, और मतलब ये रोड छोड़ के जो इधर चली जाएगी, क्योंकि जो वो टर्न लेने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए बेसिकली, जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। ठीक बात है। तो इसको है ना सिंपल से अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो किया जाए, तो मान लो जो है वो मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देता हूँ कि एक जो है वो एक रोड है हमारे पास में, यू टर्न वाली रोड है बेसिकली, और रोड ऑफ रेडियस जो है वो 20 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है कुछ 0.5। अब आपको बोला हुआ है कि कार जो है ना यू टर्न लेती है, ऐसी रोड पे कार अगर यू टर्न लेती है तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी अलाउड है टर्न लेने के लिए। तो आप डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला लगा दोगे, v max इज इक्वल टू √μ/g। इस पर्टिकुलर केस में g का वैल्यू 10 ले लो, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू r का वैल्यू कितना है 20, g का वैल्यू 10 लिख देता हूँ मैं इस टाइप से। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ अंडर रूट में 100 आ रहा है, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो जिससे कार जो है वो टर्न कर सकती है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और वैसे तो आपकी जो कोई स्ट्रेट रोड पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको जो है इस टाइप का कुछ करना है नहीं। तो जैसे ही टर्न लेते हैं ना, तो आपने देखा होगा, आपने जो है खुद ड्राइव करके जो है वो फील किया होगा कि टर्न लेते टाइम हमको जो व्हीकल है उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, सो दैट जो है वो जो फ्रिक्शन है उसको टर्न करवा पाए, है ना। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो फ्रिक्शन जो है वो टर्न करवा ही नहीं पाएगा और आपका हो जाएगा एक्सीडेंट। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल रोड पे कैसे जो है वो टर्न होता है फ्रिक्शन की हेल्प से। इस पेज पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें बहुत सारी कार्स जो है वो एक रोड पे जा रही है, बट ये जो रोड है आपको अनयूजुअल टाइप की दिख रही है। ये इसको हम लोग बोलते हैं बैंक्ड रोड, है ना। बैंक्ड रोड में देखो यहाँ पे जब भी शार्प टर्न्स आता है और हमको जो है वो कार पे जो है वो टर्न लेना होता है, तो अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो आपको स्पीड बहुत कम करनी पड़ेगी बेसिकली। बट अगर जो है वो यहाँ पे हाई स्पीड से टर्न लेना है तो फ्रिक्शन तो जो है वो इतना सफिशिएंट है नहीं कि हाई स्पीड से जो टर्न आप ले पाओ। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि रोड जो है वो उसको बैंक्ड रोड बनाया जाता है, मतलब इसको जो वो रोड को हॉरिजॉन्टल न रख के एक साइड से हम लोग उठा देते हैं। ये आपको ना अनरियलिस्टिक टाइप का जो है वो डायग्राम लग रहा होगा, बट ये रियल डायग्राम है जिसमें ये जो कार बेसिकली आपको जा रहा है, या फिर इससे आगे वाली जो कार है, इससे आगे वाली ये जो कार इस
पाथ पे जा रही है वो बैंक्ड रोड पे जा रही है और ये हाई स्पीड से टर्न जो है वो कर सकती है। और जो ये नीचे जा रही है बेसिकली कार, ये हॉरिजॉन्टल रोड पे, हॉरिजॉन्टल पार्ट वाली रोड पे जो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्स है ना वो कम स्पीड से जो टर्न ले रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो कार्स है ये इन कार्स से आगे निकल सकती है। ठीक बात है, क्योंकि ये हाई स्पीड से टर्न लेने के लिए कैपेबल है बैंक्ड रोड की हेल्प से। अब हमको यही समझना है कि बैंक्ड रोड की हेल्प से जो है वो टर्न ले कैसे सकती है, हाई स्पीड से कैसे ले सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कार को अगर हम लोग कॉन्फ़िगर करें फोर्सेज वाइज, तो कार के ऊपर जो है वो एक नॉर्मल फोर्स लग रखा होगा, जो रोड लगा रही है बेसिकली नॉर्मल फोर्स हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो ना ये हमने एक सिंबल टाइप का बना रखा है कार का, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रखा है बेसिकली, इसको आप एन बोल सकते हो। यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रखा होगा क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो है वो यहाँ पे स्लिपिंग हो सकती है। फ्रिक्शन से पहले हम लोग ग्रेविटी कंसिडर कर लेते हैं। तो ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी हम लोग डायरेक्टली कंपोनेंट की टर्म्स में बात करते हैं, या फिर जो है वो ग्रेविटी में चलो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि ग्रेविटी जो है ना वो नीचे लग रखी है कार के ऊपर और वो mg लग रखी है। अब मान लो कार की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या, कार के ना अपवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने के चांसेस है। अगर कार की जो है वो स्पीड काफ़ी कम है तो कार के डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने की टेंडेंसी है बेसिकली। मान लो जो है वो कार की स्पीड काफ़ी कम है तो कार जो है ना वो, मतलब यहाँ पे क्या आप कार को पार्क कर सकते हो, कार को पार्क तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कार को आप जो है वो कम स्पीड में रखोगे या फिर जो यहाँ पे जीरो स्पीड करोगे तो कार जो है ना वो रोड के अलोंग इस डायरेक्शन में स्लिप हो जाएगी। शायद जो है वो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि कार को होल्ड कर पाए, तो कार इस डायरेक्शन में जो स्लिप हो जाएगी। तो हम लोग है ना इनिशियली तो ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रखा है वो अप द इंक्लाइन प्लेन लग रखा है बेसिकली, और वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एफ है मान लो। ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है ना ये वैसे तो बैंक रोड पे जा रही है, बट इसके थ्रू जो सर्कल बनेगा ना, सर्कल का अगर आप जो है वो रेडियस कंसिडर करोगे तो रेडियस तो कुछ इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। रेडियस जो है वो कुछ इसी डायरेक्शन में जो है वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेट अस से देखो इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। हॉरिजॉन्टल अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल दिखेगा और उसका रेडियस जो है वो आर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में ना एक सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है इस कार को टर्न करवाने के लिए। अब सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, एन लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है, mg लगा हुआ है। तो ये अब सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, तो इन सब का जो रिजल्टेंट है वो हम लोग कंसिडर करेंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे बैंक रोड का जो ना बैंक जो रोड है उसको कितने एंगल पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से उठाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक बात है। अभी उसके बाद हम देखो फोर्सेज का हम लोग कंपोनेंट करेंगे। तो फोर्सेज का कंपोनेंट करने के लिए हम लोग सिंपल सिचुएशन करते हैं कि फोर्स का ना दो तरीके से कंपोनेंट कर लेते हैं, कि एक तो वर्टिकल कंपोनेंट कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लेते हैं। एन एंड एफ दोनों ही ऑब्लिक डायरेक्शन में फोर्सेज है, तो इनका कंपोनेंट करने की हमको रिक्वायरमेंट है। तो अगर देखो आप वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक एन का कंपोनेंट हो जाएगा, एक एफ का हो जाएगा। ठीक बात है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जो है वो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एन और एफ का बेसिकली। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे एफ का कंपोनेंट आएगा, इधर जो है वो एन का कंपोनेंट आएगा। ये जो कंपोनेंट ना इसको आप बोल सकते हो एफ कॉस थीटा। इसको आप क्या बोल सकते हो, एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है बेसिकली। एंड बिकॉज जो है वो ये जो है ना ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है ना। ये आप देखो ध्यान से देखो, ये जो है ना आपके पास में थीटा है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये जो एंगल है ये फिर से थीटा हो जाएगा। ठीक बात है। तो मैं ना यहाँ पे एंगल सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये जो एंगल है वो थीटा है। तो एन का देखो यहाँ पे ना, एन का तो आपको पता है कि एन का देखो एफ का जो है कि यहाँ पे एफ कॉस थीटा आ गया, तो एफ का इस डायरेक्शन में जो आएगा एफ साइन थीटा आएगा, एफ साइन थीटा आएगा। अब देखो नॉर्मल फोर्स है ना, उसका भी इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, तो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे एन कॉस थीटा। एक मिनट, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा। और फ्रिक्शन का ऑलरेडी आ चुका है एफ साइन थीटा, हम है ना इन दोनों को ऐड कर देंगे बेसिकली। तो अब अगर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना एन का कंपोनेंट अभी भी निकालना है आपको, एन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालोगे तो ये आ जाएगा एन साइन थीटा। ठीक है। तो अब हमारे पास में देखो mg है, एफ कॉस थीटा है, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा है,
एंड एन साइन थीटा है बेसिकली। तो अब जो ना हम लोग इसकी डायनेमिक्स की बात कर सकते हैं कि जो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स जो है कितना बचना चाहिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स बचना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो कार क्या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है, नहीं कर रही। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन इसका है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो ये सर्कुलर मोशन अगर कर रही है तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की डायरेक्शन में एफ सी लग रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे ना दो इक्वेशन हम लोग जो है वो सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। वो लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से। वर्टिकल डायरेक्शन की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। एफ जो है ना वो फ्रिक्शन है, मैं स्मॉल एफ से लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे एन साइन थीटा जो ना वो सेंटर की डायरेक्शन में, बट एफ कॉस थीटा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसकी अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर यहाँ पे रेडियस है, वी जो है वो कार का स्पीड है बेसिकली, और एम जो है वो कार का मास है। यहाँ पे जो है वो, अब मान लो देखो रोड का जो ना वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, ठीक है, और कार जो है वो कुछ स्पीड से जा रही है, मान लो मैक्सिमम जो है वो फ्रिक्शन जितना लगना चाहिए उतना लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की बात करें हम लोग, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एन, ठीक है। यहाँ पे ना देखो बैंक रोड में बेसिकली दो टाइप की सिचुएशन होती है। एक तो ये होती है कि अगर मिनिमम स्पीड से कार जा रही है तो फ्रिक्शन लग जाएगा अप द इंक्लाइन प्लेन, जैसा यहाँ पे हमने कंसिडर करा हुआ है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रखा है, लेट से मिनिमम पॉसिबल स्पीड से जो है वो कार जा रही है, मिनिमम अलाउड स्पीड भी बोल सकते हो, इससे कम स्पीड से कार जा ही नहीं सकती क्योंकि नीचे स्लिप हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो अप द इंक्लाइन प्लेन लग के जो है उसको नीचे स्लिप होने से रोक रहा है, बट कब तक रोकेगा? अगर वेलोसिटी आप बहुत ही कम कर दोगे तो फिर तो जो है वो नीचे स्लिप हो ही जाएगी। तो फ्रिक्शन जो है ना वो मान लो जो है वो क्या है, म्यू एन। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर आ गया, इसको आप 3 बोल सकते हो। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को अगर आप सॉल्व कर लो, ठीक है, तो सॉल्व करके आपके पास में ना एक डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूला आता है। मैं यहाँ पे तो देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि डेरिवेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप नीट या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे जो ना वी मिनिमम लिख रहा हूँ मैं, ना वी मिनिमम लिख रहा हूँ। तो इसका जो ना यहाँ पे जो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1, 2, 3 को सॉल्व करने के बाद में इसको हम लोग बात करेंगे ये आर जी, ठीक बात है, एंड ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। यहाँ पे जो थीटा है बेसिकली वो एंगल ऑफ बैंकिंग है, ये हम लोग पहले ही जो है वो कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, ये मिनिमम पॉसिबल स्पीड है विथ विच कार इज अलाउड टू नेगोशिएट द टर्न बेसिकली, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग मैक्सिमम स्पीड पे, है ना। पहले तो मिनिमम स्पीड थी, अब मैक्सिमम स्पीड जो है उससे हम लोग इसकी बात करेंगे। तो आप ना इमेजिन करो कि कार है ना बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जा रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो क्या ये रेलिंग तोड़ के बाहर नहीं निकल जाएगी? ऑब्वियसली बात है, निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कार की स्पीड आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो कार के ना अप द इंक्लाइन प्लेन जो है वो स्लिप होने के चांसेज है। अप द इंक्लाइन प्लेन स्लिप होने के चांसेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन लगेगा गाइज, फ्रिक्शन जो ना वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन लग जाएगा ये, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो पहले अप द इंक्लाइन प्लेन था, अब डाउन द इंक्लाइन प्लेन है, क्योंकि इसमें स्लिपिंग हाई वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी जो ना इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, वेलोसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी है इसकी, इससे ज़्यादा वेलोसिटी अलाउड ही नहीं है। तो उतनी वेलोसिटी पे कार के ना आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने की टेंडेंसी है, तो उसकी वजह से क्या है कि फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा। डायग्राम हमारे पास में पहले की तरह जैसा वैसा ही है बेसिकली, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो ये डायग्राम बना लूँ। डायग्राम में देखो यहाँ पे हमारे इसमें एक कार है, ठीक है, और कार जो है वो जा रही है, उसकी स्पीड है कुछ, और उसके ऊपर फ्रिक्शन जो है ना वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन लग रखा है, और बाकी सारे जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ है। यहाँ पे जो है वो ग्रेविटी लग रखी होगी नीचे, ग्रेविटी mg, एंड देयर विल बी अ नॉर्मल फोर्स बेसिकली इस टाइप से,
ठीक है, नॉर्मल फोर्स लग रखा होगा। तो यहाँ पे ना देखो आपके पास में जो फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है उसमें कुछ नहीं चेंज होगा। वी मैक्सिमम के केस में आपके पास में देखो वी मिनिमम का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। वी मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट आर जी, यह आ जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, अब वी मैक्सिमम का जो केस है ना उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ जो है वो साइन चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन जो है पहले ऊपर लग रखा था अब नीचे लग रखा है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जहां जहां पे आया होगा वहां पे म्यू भी आया होगा। तो जहां जहां पे भी आपके पास में इस फॉर्मूले में म्यू है उसको आप माइनस म्यू कर दो। मतलब यहाँ पे जो ना, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है गाइज, इजंट इट। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट करने का क्या तरीका है, प्लस को माइनस करना। तो यहाँ पे जो माइनस म्यू लिखा हुआ है उसकी जगह आप प्लस म्यू करोगे, और यहाँ पे जो प्लस म्यू लिखा हुआ है उसकी जगह आप माइनस म्यू करोगे। तो फ्रिक्शन जो है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेम टू सेम कैलकुलेशन वापस कर रहे हो विथ स्लाइट चेंज इन फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप रिवर्स कर रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा आर जी, ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक बात है। तो यहाँ पे ना ये एक आपके पास में रेंज आ गई कि जिसमें जो है वो इस कार को इस बैंक्ड रोड पे मूव करना अलाउड है। मान लो देखो यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि देखो इसमें देखो माइनस वाला जो पार्ट है ना वो ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अमाउंट जो है वो कम आएगी इस अमाउंट से। तो उस टाइप से भी आप याद कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूला जो है एक आपको याद रखना है, दूसरा आपको जो है वो समझ के याद रखना है कि कैसे जो है वो ये हुआ। मान लो कोई कैलकुलेशन जो है वो करके यहाँ पे वी मिनिमम का जो वैल्यू है ना वो हमारे पास में आ रहा है कुछ लेट अस से 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और वी मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो आ रहा है कुछ 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार जो है वो इजीली इस टर्न को नेगोशिएट कर सकती है। 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, इसके बीच में कोई सी वेलोसिटी है वो चलेगी, 11 चलेगी, 15 चलेगी, 20 चलेगी, 24 चलेगी, 25 चलेगी, 26 नहीं चलेगी। जैसे ही देखो 26 वेलोसिटी इस कार की होगी तो कार जो है ना वो आउट ऑफ द रोड चली जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में। देखो ये रेलिंग तोड़ के बाहर निकल जाएगी। अगर कार की वेलोसिटी आपने 5 मीटर पर सेकंड कर दी तो कार जो है चल ही नहीं पाएगी, कार स्लिप होकर नीचे आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द बेसिकली अलाउड वेलोसिटी ऑफ कार, है ना। ये जो वेलोसिटी है इस रेंज में जो वेलोसिटी है वो अलाउड वेलोसिटी है। ओके गाइज, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि रोड विथ बैंकिंग एंगल 45 डिग्री एंड म्यू इज इक्वल टू 3/4 हैज रेडियस ऑफ टर्न 20 मीटर, फाइंड आउट रेंज ऑफ सेफ स्पीड। ठीक है, तो हमको सेफ स्पीड का रेंज निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि मिनिमम स्पीड कितनी है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग देखो फॉर्मूला तो आपको रट के ही रखना है। फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हो। पहले डायग्राम में मैंने 3 इक्वेशन लिखे थे, उसमें ना आप v का वैल्यू निकाल सकते हो। तीनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वी मिनिमम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वी मिनिमम की बात करोगे तो आपके पास में आ जाएगा अंडर रूट आर जी, यह आ जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू, ठीक है, अपॉन यह आ जाएगा हमारे उसमें 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे g का वैल्यू हमको 9.8 लेना है, तो यह आ जाएगा अंडर रूट इंटू आर का वैल्यू 20 है इंटू 9.8। टेन थीटा का वैल्यू गाइज कितना हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना है 3/4 एंड अपॉन यह आ जाएगा 1 प्लस 3/4 इंटू 1, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे ना ये देखो 20 इंटू 9.8 ये आ जाएगा 196, है ना। तो ये आ जाएगा 196, तो यहाँ पे आ रहा है 196, 1 माइनस 3/4 तो ये आ जाएगा 1/4 एंड उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे देखो आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस 3/4 तो ये आ रहा है 7/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है एज वी कैन सी। अंडर रूट तो ऊपर है ही आपको पता है, तो वी विल से दैट यहाँ पे 196 इसका बाहर निकालेंगे या फिर इसको आप ऐसे कंसिडर करोगे तो 96 में ना 196 में 7 का डिवीज़न जा रहा है बेसिकली। तो 7 का डिवीज़न जा रहा है, ये आ रहा है 2 अंडर रूट में एंड
उसके बाद में 5 6 ये आ रहा है 8 बेसिकली, ऐसा कुछ आ रहा है बेसिकली ना। तो इसको आप √28 या फिर जो इसको आप बोल सकते हो 2√7 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो है ना मिनिमम स्पीड आ गई, 2√7 मीटर पर सेकेंड से मिनिमम कम स्पीड जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको यहाँ पे ऐसे भी पता चल रहा है कि देखो म्यू का जो वैल्यू है ना वो 3/4 है, ठीक है, और एंगल बैंकिंग एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिपोज आप निकालोगे ना tan इनवर्स म्यू तो 37 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 37 डिग्री तक जो है ना म्यू होल्ड कर सकता है, बट 37 डिग्री से ऊपर अगर एंगल है इंक्लिनेशन तो जो है वो फ्रिक्शन होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि देखो मिनिमम वेलोसिटी जीरो तो हो ही नहीं सकती है ना, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर जो है यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बैंकिंग एंगल 30 डिग्री है तो फिर जो है वो अब म्यू का वैल्यू तो म्यू का वैल्यू 3/4 है, मतलब 37 डिग्री जो है एंगल ऑफ रिपोज है। तो एंगल ऑफ रिपोज से भी बैंकिंग एंगल कम है, तो गाड़ी को आप पार्क करोगे जीरो वेलोसिटी आएगी, पार्क करोगे ना तब भी चलेगा। अब यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे आ रही है हमारे 2√7, इसका मतलब जीरो नहीं आ रही है ना। आपको अगर जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि मिनिमम वेलोसिटी जीरो भी आ सकती है, अगर अंडर रूट के अंदर जो है वो आपने कैलकुलेशन बिठाई यहाँ पे और अंडर रूट के अंदर मान लो माइनस आ गया। अब अंडर रूट के अंदर माइनस तो जो है वो रियल नंबर है नहीं, है ना, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कम से कम वेलोसिटी जीरो भी पॉसिबल है। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा है, √28 आ रहा है, तो यहाँ पे 2√7 आ जाएगा हमारे पास में, है ना। उसके अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में देखो √RG और फिर से जो है वही करोगे आप tan थीटा प्लस म्यू एंड ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा। करो सॉल्व, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 × 9.8 एंड tan थीटा प्लस म्यू, तो tan थीटा का वैल्यू 1 है, म्यू का वैल्यू 3/4 है एंड अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 × 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 196 हो गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 196 का अंडर रूट एंड उसके बाद में जो है वो अंडर रूट में और क्या चीज़ें आ रही है बेसिकली, तो यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा है 1 + 3/4 तो ये आ रहा है 7/4 एंड नीचे देखो 1 - 3/4 तो ये आ रही है 1/4 बेसिकली। तो यहाँ पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया एंड 196 का जो ये आ रहा है आपको इसमें 14 है ना, 14√7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप की अगर रोड है तो सेफ स्पीड जो आपके पास में है बेसिकली, यहाँ पे सेफ स्पीड हमारे पास में निकल गई। सेफ स्पीड का जो रेंज है, सेफ स्पीड्स आर इन रेंज 2√7 to 14√7 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हमको जो है वो न्यूमेरिकली सब कुछ वैल्यू आ गया, बट मैं आपको फिर भी बताऊँ यहाँ पे, अगर प्रीवियस पेज पे हम लोग जाएं और काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके पास में जो है वो आपने वैल्यू जो है वो इसमें रख के आपने कैलकुलेट करा और आपके पास में वैल्यू अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम वैल्यू जो ना वो जीरो भी पॉसिबल है। ठीक है, अब मान लो जो है वो दूसरे केस में आपने जो है इसमें जो है वो वैल्यू रख के सॉल्व करा और इसके अंदर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, मतलब आप 10 से जाओ, 20 से जाओ, 30 से जाओ, 50 से जाओ, 100 से जाओ, किसी भी वेलोसिटी से जाओ, वो हमेशा सेफ ही रहेगी बेसिकली। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इंक्लाइन प्लेन और बैंक्ड रोड जो है इस टाइप की होती है जिसके ऊपर आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप कितनी भी वेलोसिटी से जाओ, फ्रिक्शन और जो है वो बैंकिंग का जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कार को जो है वो सेफ स्पीड ही देता है बेसिकली। ठीक बात है। तो आई थिंक जो है वो यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड आपको समझ में आ गया। इसके ऊपर देखो हमने तो एक क्वेश्चन किया है, बट आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है।